हेलो दोस्तों, अमर मोटिवेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज साइंस का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्या होता है इसे जानते हैं। अम्ल देखिए होता क्या है, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा, नीला लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जलीय विलयन में एचान देता है, उसे अम्ल कहते हैं। इसको एकदम आराम से समझिए। देखिए अम्ल होता क्या है, सीधे बोलिए। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे हों। स्वाद में कैसे हो, खट्टे हो। अम्ल कैसे हो, स्वाद में खट्टे हो। लिटमस पेपर को कैसे कर देता है, इसे एक शब्द से याद रखना, अनिल। अनिल से याद रखना, नी से नीला, ला से लाल। तो जो अम्ल होता है नीला पेपर को लाल कर देता है और यह हाइड्रोजन धनायन देता है। तो अम्ल क्या होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे, लिटमस पेपर को नीला को लाल कर देते हैं और एचायन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो एचायन में तोड़ जाता है और Cl- में तोड़ जाता है। अब देखिए क्षार। क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा, तीखा या लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे तथा जलीय विलयन में एचायन OH देता है, उसे क्षार कहते हैं। तो ये एक बार फिर से समझिए। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वा, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे तथा जलीय विलयन में OH देते हैं, उसे क्षार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम पर प्लस और हाइड्रोक्साइड पर माइनस आता है। तो इसी प्रकार एक एग्जांपल और देखिए, जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम पर प्लस और हाइड्रोक्साइड पर माइनस आता है। अब देखिए लवण। लवण क्या होता है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार, मान लीजिए आपका अम्ल हो गया HCl अम्ल हो गया किसी क्षार के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए ये प्लस इस दोनों के साथ मिलकर अभिक्रिया कर लेगा और ये इसके साथ, तब ये बना लेगा आपका KCl और ये बना लेगा H2O। तो यही परिभाषा है कि अम्ल को जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस, जो आयनिक ठोस प्राप्त होगा, या तो कह लीजिए यहाँ पास, इसको काट के यहाँ पास देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही HCl के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या निकलेगा, सोडियम क्लोराइड और H2O। तो ये जो NaCl होता है इसी को साधारण नमक भी कहते हैं। तो यही होता है लवण। ठीक, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे तब सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं, पहला अम्लों की धातु से अभिक्रिया। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। जैसे देखिए, अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया करा दिए तो लवण बनाया और हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले अम्ल को अच्छे से जान लेते हैं। अम्ल देखिए 3 प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल 3 अम्ल होते हैं, वो कौन कौन से, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3। इसको याद रखिए क्योंकि ये बार बार इस लेसन में आएगा, हर जगह इसी से अभिक्रिया होगी। और यहाँ पास अब समझिए लवण भी हर जगह आएगा। तो लवण में हमेशा याद रखना, लवण क्या होते हैं, जो धन आयन व ऋण आयन दोनों होते हैं उसमें। जैसे ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, लवण होते हैं जो धन आयन और ऋण आयन दोनों देते हैं। तो सोडियम पर प्लस
क्लोरीन पर -, मैग्नीशियम पर +2, क्लोरीन पर -1, और यहाँ पास ये मैग्नीशियम पर +2 और सल्फेट पर -2 होता है। तब आइए आगे देखते हैं अम्लों की धातु से अभिक्रिया। अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, अम्ल को जब धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तब देखिए, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपका क्या है, अम्ल है, जो कि आपको मैं पहले बता चुका कि ये अम्ल तीनों याद कर लीजिएगा। तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब जिंक के साथ अपक्रिया कराते हैं तब लवण बनाता है। तो यहाँ पास जिंक देखिए, जिंक पर +2 होता है और Cl पर - होता है, तो ये इसका तिरछा गुणा हो जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब अगली हेडिंग देखिए, अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। देखिए, अम्ल को किससे, सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम यहाँ पास क्या है, धातु क्या होते हैं, याद रखना, धातु क्या होते हैं, जो धन आयन, जिसके ऊपर धन आयन होता है उसी को धातु कहते हैं। ये जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, ये सब धातु है। तो धातु को भी याद रखिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं जो पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से मालूम हो जाता है। तो यहाँ पास सोडियम पर +1 होता है, पोटेशियम पर +1, मैग्नीशियम पर +2 और कैल्शियम पर +2 और जिंक पर भी +2 होते हैं। अब आगे देखते हैं अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तब देखिए, यहाँ पास HCl आपका क्या है, अम्ल है। यहाँ पास Na, ये सोडियम क्या है, धातु है। कार्बोनेट का फार्मूला होता है CO3। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड निकलेगी और यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल निकलेगा। इसको अच्छे समझ लीजिए। HCl को जब आप किसके साथ, धातु कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हो तब लवण बनता है। देखिए, हाइड्रोजन पर +1 होता है, क्लोरीन पर -1। तो यहाँ पास देखिए ये निकलेगा, यहाँ से ये निकाल लेगा NaCl, तो ये बना लिया लवण पहले ही बताया जो धन आयन और ऋण आयन दोनों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पास ये प्लस ये माइनस, तो ये लवण बन गया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। तो यहाँ पास देखिए कार्बन CO3 है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन कम हो गया, तब ये बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। और देखिए यहाँ पास कितना है, H है केवल, और यहाँ पास देखिए केवल O है, तब ये यहाँ पास 2 से गुणा कर देंगे तो इधर बना लेगा H2O। तब देखिए यहाँ पास क्या आ गया, ये हाइड्रोजन 2 हो गए और क्लोरीन भी 2 हो गए, तो 2 हो गए तो यहाँ पास 2 लगा देंगे। अब ये आपका संतुलित हो गया, बराबर हो गया। तब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, ये क्या होता है अम्ल, इसे कैसे लिखेंगे, जब अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये भी सेम है, बस इसे थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पास आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जहाँ पास H आ जाता है इसे बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, बाई भी बोलते हैं। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसको भी समझ लेते हैं। देखिए जब HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसके साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हैं। अब देखिए ये प्लस ये माइनस, यहाँ पास प्लस होता है, ये माइनस होता है। अब देखिए ये सोडियम इसके साथ अपक्रिया कर लेगा तो ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। उसके बाद
फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा तो CO2 यहाँ से निकाल लिया, बचा एक यहाँ पास हो तो ये बना लेगा H2O। अब देखिए यहाँ पास ये संतुलित है कि नहीं, संतुलित ये है। ये 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन इधर है। उसके बाद यहाँ पास देखिए O3 है तो O ये भी 3 है, O ये देखिए 3 है। उसके बाद आगे क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन यहाँ भी 1, सोडियम यहाँ 1 तो ये भी 1। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को बोलते हैं अम्ल, अम्ल को धातु बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये बनाता है लवण, इसी को बोलते हैं लवण। और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और ये आपका बना लिया जल। तो दोनों सेम है, अगर ना समझ में आएगी तो दोबारा बैक करके वीडियो देख लीजिएगा। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अपक्रिया, ये क्या होती है? अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। इसमें लगभग सभी रिएक्शन में याद रखिए लवण बनता है, लवण और जल, लवण और जल। केवल ये 2 चीज़ें ऐसी है जो हर जगह बनेगी और आपको हर जगह ये देखने को मिलेगा। HCl ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 ये होता है नाइट्रिक अम्ल। तो याद रखिए। अब ये मत सोचिएगा कि इसी के साथ क्यों होता है, क्योंकि ये होता है प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल होने के कारण ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। इसी प्रकार आपको जब अगर बात करेंगे लवण की तब आपका बनेगा यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा आएगा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आएगा। तो देखते हैं आगे। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अपक्रिया, अम्ल क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यहाँ पास देखिए अम्ल क्या होता है H2SO4, H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल को जब किसके साथ लवण क्षार के साथ, तो यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है सब क्षार हैं, ये प्रबल क्षार हैं। कैसे क्षार? प्रबल क्षार। तो याद रखिएगा ये दोनों प्रबल, इसी के साथ ज़्यादा अभिक्रिया होगी तब ये बनाएगा आपका। देखिए क्या बना लिया, यहाँ पास लवण बनाएगा और जल। तो यहाँ पास देखिए ये इस पर हाइड्रोजन पर +1 होता है, सल्फेट पर -2 होता है, सोडियम पर +1 होता है, हाइड्रोक्सिल पर -1 होता है। तब देखिए ये प्लस वाला इसके साथ मिलकर जल बना लेगा और ये इसके साथ मिलकर लवण बना लेगा। तो ये बनाएगा Na2SO4, ये बना लिया लवण जिसका नाम है सोडियम सल्फेट और ये बना लेगा H2O। तो देखिए यहाँ पास हाइड्रोजन पर +1 सल्फेट पर -2 होता है और यहाँ पास सोडियम पर +1 और हाइड्रोक्सिल पर -1 होता है। तब ये प्लस वाला इस माइनस के साथ और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, तब प्लस माइनस आ गया तो यही लवण हो गया और ये जल। जल का फार्मूला तो आपको याद ही होगा। अब अगली हेडिंग अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अपक्रिया, इसलिए ये शॉर्ट करके लिखा ताकि अब पेपर के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो इसे कम समय में आपको अच्छे से ज़्यादा पढ़ा सकूं। तो यहाँ पास देखिए इसे लिखेंगे कैसे, जब धातु ऑक्साइड को अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। तो वैसे ही बना। देखिए यहाँ पास धातु ऑक्साइड, अब धातु समझिए जो क्या होते हैं जिसके ऊपर धन आवेश होते हैं। अब धन आयन होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, यहाँ पास सोडियम हो गया। यही सब आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल में देखने को मिलता है, इसलिए ये सब हमेशा याद रखना। और ये हो गया जिंक, हो गया जिंक की +2 होती है। तो ये सब याद रखिए, बस इतना ही आएगा इस लेसन में, आपको इतने से हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। देखिए धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ अपक्रिया। धातु, अब देखिए धातु होती क्या, जैसे बताया मैग्नीज, मैग्नीज ऑक्साइड। अब मैग्नीज क्या हो गई, धातु, धातु के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब वह कहलाता है ऑक्साइड रिएक्शन के साथ। तब देखिए यहाँ पास
ये जब किसके साथ आप क्रिया कराएंगे HCl, ठीक, तब ये आपका बनाएगा लवण। लवण कैसे बनाएगा ये तो आपको बता दिया, मैग्नीज पर +2 होता है, -2 ऑक्सीजन पर होता है और +1 हाइड्रोजन पर, -1 क्लोरीन पर। तो ये प्लस इस माइनस के साथ करेगा तब ये बनाएगा मैग्नीज क्लोराइड बना लेगा और ये बना लेगा H2O और यही आपका बनाएगा। तो अगली हेडिंग देखते हैं, क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण क्या होता है, इसमें भी बस सेम जगह हर जगह वही लवण और जल बनेगा, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत ईजी है, बस आपको एक आध दो बार इसे ध्यान से पढ़ना होगा। देखिए क्षार धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अब देखिए धातु और क्षार। अब देखिए धातु आपको मैं बता चुका, धातु को जब किसके साथ, क्षार के साथ अभिक्रिया कराओगे तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और जल, यही कह रहा है। अब देखिए यहाँ पास धातु आपको बताया, जैसे जिंक ही ले लीजिए और यहाँ पास एक सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जब आप क्रिया कराओगे तो इस पर +2, इस पर माइनस, यहाँ पास +1 होता है सोडियम पर और इस पर -1, तब ये क्या करेगा आपका बना लेगा। देखिए यहाँ पास ये बनाएगा पूरा जो सोडियम जिंकेट, यही केवल ऐसा है जिसका नाम थोड़ा से पढ़ने में अलग होता है, बाकी सभी वैसे होते हैं। तो यहाँ पास ये रिएक्शन याद रखिएगा, जब जिंक को कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तब ये बनाता है सोडियम जिंकेट। क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अब देखिए अगली हेडिंग, क्षार की अम्लों के साथ अपक्रिया। क्षार की अम्लों के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, वही लवण और जल बनता है। तो क्षार देखिए जैसे कि यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्षार को किसके साथ, अम्ल के साथ HNO3 के साथ अपक्रिया कराओगे तो यहाँ पास ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, तो ये बना लेगा आपका सोडियम नाइट्रेट बना लेगा और ये आपका बना लेगा H2O। तो ये आपका लवण बना लिया और ये जल। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको संयोजकता याद है तो आप फार्मूला बनाना अच्छे से सीख जाओगे। तो अगली हेडिंग जो है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल विकसित किया गया जिसे क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो इसे याद रख लीजिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पीएच स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। अब इसको देखिए, ये मान लीजिए आपकी कोई स्केल है, ये आपकी कोई स्केल है, ये मान लीजिए कोई विलियन है, इसमें क्या है, कोई ये विलियन भरा हुआ है। अब अगर जब इस स्केल को इसमें डालते हैं तब उससे पता चल जाता है हाइड्रोजन आयन, ठीक, हाइड्रोजन पर प्लस होता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए इस पीएच स्केल को विकसित किया गया जिसे क्या कहा गया, पीएच स्केल कहा गया है। तो याद कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पास इस पीएच में पी सूचक है पुषांश, पोटेंस, जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति। देखिए पीएच, पी से यहाँ पास हो गया पोटेज हो गया जिसका अर्थ है शक्ति, जिसका अर्थ है शक्ति। और यहाँ पास इसको अगर अपने तरफ देखें तो ये पावर, मतलब हाइड्रोजन आयन की शक्ति को जो बताता है, जो नापता है, उसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तब याद रखिए पीएच स्केल क्या होता है, जो हाइड्रोजन आयन की, ये आयन होगा, इसकी सांद्रता व्यक्त करने के लिए जिसका यूज किया गया उसी को कहा गया पीएच स्केल। तो याद रखिए
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहा गया है। अब अगली हेडिंग देखिए, क्या है अम्लों का। अब देखिए नोट पॉइंट कुछ याद रखिए, ये 1 नंबर में बहुविकल्पी में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे पूछेगा अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। दूसरा, क्षारों का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। उदासीन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये कई बार पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। यह तो कुछ ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा कि निम्न में से उदासीन है, तो शुद्ध जल एक ऑप्शन दिया रहेगा, आपको इसी पर टिक मारना होगा। अब देखिए जो पीएच स्केल बनाई गई है वह 0 से 14 के बीच बनाई गई। अब देखिए जैसे यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखिए अब यहाँ पास जो 7 होगा ये आपका उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। और देखिए यहाँ पास 7 से पीछे की ओर आने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है। 7 से पीछे आने पर विलयन की अम्लीयता बढ़ती है और यहाँ पास 7 से आगे जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। विलयन की क्षारीयता बढ़ती है। तो याद रखिएगा कि 7 से अगर कम होता है तब वह अम्लीय होता है और 7 से अगर अधिक होता है तब वह क्षारीय होता है। और केवल उसका पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। ये ऑप्शनल में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा कि अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारों का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, उदासीन पदार्थों का पीएच मान 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान भी कितना होता है 7 होता है। तो इसे याद कर लीजिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, इसे याद कर लीजिएगा क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। इसे ऐसे क्या समझाएंगे, देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। जैसे हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो याद रखिए जो हमारे शरीर में पीएच का मान होता है वह कितना होता है भैया, 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। अम्लीय वर्षा होने से जलीय जंतु का उत्तरजीविता कठिन हो जाता है। याद रखिए जब अम्लीय विलयन, तो देखिए अम्लीय वर्षा होने से जलीय जंतु का उत्तरजीविता कठिन हो जाता है। जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें पीएच का मान कुछ कम या ज़्यादा हो जाता है। कम होने के कारण जलीय जंतु जो होते हैं उनको जीने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। अगर अच्छी उपज आपको पैदा करनी है या अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। हमारे पाचन तंत्र में उपयोगी है। पीएच जो होता है हमारे पाचन तंत्र में काफ़ी अधिक उपयोगी होता है। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो पीएच का जो वैल्यू होता है, मान होता है, हमारे जीवन में काफ़ी इसका योगदान होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय होना, पीएच अगर जैसे शरीर में परिवर्तन होता है तो उससे दांत भी आपका क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जैसे किसी किसी के दांत में कीड़े का लगना, जब पीएच का मान कम हो जाता है 5.5 से तब दांत में ये होने लगता है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ये बनाने की विधि इसमें आएगी, इसका उपयोग आएगा, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर जल के साथ क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करता है।
तो याद रखिए, पूरी परिभाषा याद कर लीजिएगा कि ये कैसे इसकी बनाने की विधि है। तो देखिए, इसकी बनाने की विधि कुछ नहीं, बस थोड़ा से आपको ध्यान देना है। जब सोडियम क्लोराइड को किसके साथ अपक्रिया कराएंगे? जल के साथ तब क्रिया करा देते हैं। तब आपको यहाँ पास देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन निकलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और जल निकलता है। देखिए यहाँ पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम एक है। यहाँ पास सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला, क्योंकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ही प्राप्त करना था। तब जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा निकल आता है और क्लोरीन गैस अलग हो जाती है और जल भी अलग हो जाता है। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग क्या होता है? धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज, कृत्रिम फाइबर उद्योगों में उपयोग किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग याद कर लीजिए कि धातुओं से ग्रीस हटाने में, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज, कृत्रिम फाइबर उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है ऑप्शनल में। क्लोरीन का उपयोग जैसे पूछा जाता है स्विमिंग पूल में कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, स्विमिंग पूल में कीटाणुनाशक के रूप में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है और पीने के जल में भी क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगली हेडिंग, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में अमोनिया खाद बनाने में किया जाता है और वनस्पति घी में। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अपना केवल टारगेट ये है कि कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें दे पाना। तो इसलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर से पहले आपको पूरा साइंस पढ़ा दिया जाएगा। इससे पहले कि आपको पढ़ाया गया है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, अभी तक अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। धन्यवाद।